हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो है घातांक और करणीय। बच्चों, घातांक और करणीय से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि घातांक क्या होता है। तो घातांक जैसे बच्चों हम किसी भी संख्या को कई बार गुणा करते हैं। जैसे हमने 5 × 5 × 5 × 5 4 बार गुणा किया और इसे संक्षिप्त रूप में हम 5 के ऊपर 4 लिख करके व्यक्त करते हैं। तो यहाँ जो 5 होता है, यहाँ जिस संख्या का गुणा किया गया है उसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और उस संख्या का जितनी बार गुणा किया गया है उसे हम कहते हैं घात। और घात में जो संख्या लिखी होती है उसे हम क्या कहते हैं? घातांक। तो यहाँ 5/4 में घातांक क्या है? 4 है। और आधार क्या है? आधार जो है 5 है। इस तरीके से और भी संख्याएं लिखी जाती हैं, जैसे 4⁵, 8⁹ तो यहाँ पर 8 क्या है? आधार है और 9 क्या है? घात है। तो इस तरीके से इसे हम पढ़ेंगे क्या? 8 की घात में 9 या 8⁹9। इसे अगर पढ़ना होगा तो हम क्या पढ़ेंगे? 4⁵, 4 की घात में 5। इस तरीके से इन्हें पढ़ते हैं और इनका कुछ नियम भी होता है। ये कुछ नियम का पालन करते हैं। आइए उन नियमों को जानें। सबसे पहले, यदि a एक अशून्य परिमेय संख्या हो तथा m और n दो धनात्मक पूर्णांक हो, बच्चों यहाँ हमने कंडीशन ले ली कि a जो है हमारा एक अशून्य संख्या है, यानी कि वो नॉन जीरो, इसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। और परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याएं कोई भी हो सकती हैं। तथा m और n दो धनात्मक पूर्णांक हों, तो जब हम एक ही आधार पर अलग अलग घातांक की संख्याओं का गुणा करते हैं, यानी कि हमने एक ही घात m और एक ही घात n का गुणा किया, तो गुणा करते समय अगर आधार समान होगा तो हम घातों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इस तरीके से ये आपका पहला नियम है कि अगर आधार समान होंगे और घातांक अलग अलग हैं और हम इन संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, तो गुणन की क्रिया में हम इनके घातों को जोड़ देंगे। जैसे कि उदाहरण के रूप में, यदि 2 की पावर में 2 की घात में 5 है और गुणे 2 की घात में 3 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ दोनों का आधार समान है तो हम इनके घातों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 5 + 3 यानी 2 की घात में क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो ये आपका पहला नियम है कि जब हम समान आधार पे संख्याओं का गुणा करते हैं तो गुणन की क्रिया में उनके घातांकों को जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से यदि समान आधार की संख्याओं का जब हम भाग करते हैं तो भाग करते समय घातांकों को हम घटाते हैं। जैसे a⁴m भागे a⁴n। यहाँ दो संख्याएं a हैं, यहाँ जो है संख्या a की अलग अलग घात को हम भाग दे रहे हैं, जिसमें m जो होगा वो n से बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? a की घात में m - n, यानी कि आधार दोनों के समान थे और घातांक अलग अलग हैं और इन संख्याओं का आपस में भाग किया जा रहा है। तो भाग करते समय हम इनके घातों को घटा देते हैं यदि m n से बड़ा हो। तीसरा नियम यह है कि यदि a एक अशून्य संख्या है तो उसकी घात में शून्य करने पर इसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। यानी किसी भी संख्या, कोई भी अशून्य संख्या हो, उसकी घात को यदि हम शून्य कर देते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है। जैसे कि यदि हमने कोई भी संख्या लिख ली, 105 लिख लिया और पावर में 0 कर दिया, तो इसका मान क्या होगा? 1। छोटी संख्या लेंगे 2⁴ 1। कोई भी संख्या आप लेते हैं, यदि घात में 0 होता है तो उसका मान सदैव क्या होगा? 1 हो जाएगा। चौथा नियम है
कि यदि कोई संख्या में अगर घात दी गई हो और उसके ऊपर भी एक घात लगी हो, जैसे हमने यहाँ पर a की घात m लिया है और उसके ऊपर भी एक घात लगा है n, यानी हम क्या कर रहे हैं, a घाते m को n बार गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, घातों का गुणनफल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा a घात m गुणे n, या इसे a घात m n लिख सकते हैं। उदाहरण के रूप में 5 टू पावर 2 और इसकी भी पावर में 3 कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 की घात 2 गुणे 3 यानी 5 की घात 6। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 5 का वर्ग जो है ये 3 बार गुणा किया गया है, 5 गुणे 5 का वर्ग गुणे 5 का वर्ग गुणे 5 का वर्ग। तो यहाँ क्या हो जाएंगी, घातें जुड़ती जाएंगी। तो 5 की घातें 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी 5 की घात क्या हो गई, 6 हो गई। तो इस तरीके से इसे समझा जा सकता है, ये नियम है। आइए कुछ और नियमों को देखते हैं। तो अगला जो नियम है वो यह है कि यदि हम किसी संख्या का व्युत्क्रम करते हैं उसकी घात क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। कैसे परिवर्तित होगी, यदि घात में धनात्मक संख्या है तो संख्या का व्युत्क्रम करने पर घात क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो इसे हम सूत्र के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि यदि a टू पावर m है तो इसे अगर हम व्युत्क्रम कर दें, a का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a। तो 1/a करने पर ये घात क्या हो गई, -m हो जाएगी। उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं कि यदि हमारे पास 5 टू पावर 3 लिखा हुआ है तो अगर हम इसे 5 की जगह 1/5 कर दें तो ये घात क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो इस तरीके से इस रिजल्ट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि हमें संख्या दी गई है 1/2 घाते 3, तो अगर हम इसे व्युत्क्रम करेंगे तो ये 2 घाते -3 हो जाएगी। तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। बच्चों अगला जो नियम है वह यह है कि यदि दो संख्याएं हमारे पास हैं a और b, इनके आधार अलग हैं लेकिन घातांक को यदि हम समान कर दें तो इन्हें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इन दोनों का गुणन करके और एक ही घात में दोनों को हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हमारे पास संख्या है 2 और 5 लेकिन दोनों की घात में 3 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 और 5 को एक साथ ले सकते हैं और घात में 3 लिख देंगे। तो यहाँ 2 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 10 और 10 की घात हो जाएगी 3। तो इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। बच्चों इसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ गुणा किया है, यदि इन संख्याओं का भाग किया जाएगा तो यहाँ आधार अलग अलग हैं लेकिन घातांक समान है, तो भाग करते समय हम इन संख्याओं को इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि हम भाग कर लेंगे और घात क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। उदाहरण के रूप में जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं 3 और 2, यहाँ पावर 5 है और यहाँ भी पावर 5 है, तो इसे हम 3/2 और पूरे की घात में 5 लगा करके लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थे कुछ घातांक के नियम। आइए अब घातांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानें। तो बच्चों घातांक के नियमों का प्रयोग हम किसी भी संख्या को मानक रूप यानी कि वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखने के लिए करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को हम वैज्ञानिक रूप में या मानक संकेतन में कैसे लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या को मानक रूप में लिखने के लिए हमें उसे k × 10⁻n के रूप में लिखना होता है, जहाँ k जो होता है वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो सकता है लेकिन वो 10 से छोटा होगा, यानी k का मान 1 के बराबर हो सकता है लेकिन 10 से छोटा होगा। तो k का मान क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे मान k के हो सकते हैं। 10 को हम नहीं लेंगे। और n जो होती है वो एक पूर्णांक संख्या होती है। n जो होती है वो एक पूर्णांक संख्या होती है। तो जैसे हमें कोई संख्या दी गई है और इसे हमें मानक रूप में लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम k को देखते हैं, यानी कि हमें सबसे पहले ये जो k है, k का मान 1 और 10 के बीच में है,
तो हमें स्टार्टिंग में आपको क्या चाहिए, केवल एक ऐसी संख्या चाहिए जहाँ पर केवल आपका 1 से लेकर के 9 तक के बीच में संख्याएं हों। अगर हम यह माने कि इस संख्या में दशमलव कहीं नहीं है तो दशमलव इसमें कहाँ होगा, सबसे आखिरी में दशमलव लगा करके 0 आप लिख सकते हैं। अब इस दशमलव को हमें क्या करना है, यहाँ लेकर के आना है 1 और 2 के बीच में। तो हम क्या कर रहे हैं, दशमलव के स्थान को 1 2 3 4 5 स्थान बाईं ओर ले जा रहे हैं। तो जब भी हम ऐसा करेंगे कि दशमलव को 5 स्थान बाईं ओर या 2 स्थान बाईं ओर ले जाएंगे, तो जितने स्थान हम बाईं ओर खिसकाएंगे 10 की घात में उतना ही संख्या आएगा। जैसे कि हम इसे 1.27500 लिखते हैं तो हमें साथ में गुणे 10 की घाते 5 करनी पड़ेगी, यानी कि 1 2 3 4 5 5 स्थान हम दशमलव को बाईं ओर ले गए तो हमारी घात में क्या आ गया, 10 की घात 5 आ गया। इसी प्रकार से कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, अब इन्हें हम अगर वैज्ञानिक संकेतन में या मानक रूप में लिखना होता है तो हमें क्या करना होगा, हमें दशमलव से पहले एक ऐसी संख्या चाहिए जो 1 से 9 के बीच में हो। तो यानी कि पहली संख्या हमारी जो है वो दशमलव से पहले होनी चाहिए। तो हमें करना क्या है, इस दशमलव को यहाँ ले आना है। तो हम इसे अगर 8.0 लिख दें तो हमें क्या चाहिए, गुणे 10 की घात में क्या आएगा, हम बाईं ओर से दाईं ओर लेके आ रहे हैं दशमलव को, तो जितने स्थान हम दाईं ओर ले आएंगे, हमने कितने स्थान दाईं ओर ले आया, 1 2 3, तो 3 स्थान अगर हम दाईं ओर ले आए तो यहाँ पर घात तो 3 हो जाएगी, लेकिन हम अगर बाएं से दाएं आएंगे तो घात में क्या होगा, ऋणात्मक संख्या हम लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 × 10⁻³ तो ये हो गया मानक रूप। इस तरीके से हम किसी भी संख्या को मानक रूप में लिख सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम करणी के बारे में बात करते हैं। तो करणी किसे कहते हैं बच्चों, कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका हम मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे पास समीकरण होता है, यदि x² = 2 तो x का मान क्या आता है, ये आता है। तो ये जो है मूल पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हो सका, बल्कि यह दशमलव में आएगा या फिर ऐसी संख्या आएगी जो कि अपरिमेय संख्या। इस संख्या को हम अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, करणी कहते हैं, जिनका मूल पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हो सकता। इस तरह की और संख्याएं हो सकती हैं, जैसे करणी में 3 5, करणी में 7 और भी संख्याएं आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो करणी के कुछ प्रकार होते हैं बच्चों, आइए जाने करणी कितने प्रकार की होती है। तो पहली तो है शुद्ध करणी। शुद्ध करणी किसे कहेंगे, ऐसी करणी जिसका परिमेय गुणनखंड 1 हो उसे हम शुद्ध करणी कहेंगे। परिमेय गुणनखंड का तात्पर्य है, जैसे हमने ये लिख दिया तो इसका गुणनखंड क्या है, 1 × √2, 1 गुणे करणी में 2, तो इसे हम क्या कहेंगे, शुद्ध करणी कहेंगे। और जैसे ये संख्या है, इसे भी हम शुद्ध करणी कहेंगे, क्योंकि इसका जो गुणनखंड मिल रहा है वो 1 मिल रहा है, 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं प्राप्त हो रहा है। दूसरी करणी जो होगी वो होगी मिश्र करणी। मिश्र करणियां क्या होंगी, ऐसी करणियां जिनमें जो परिमेय गुणनखंड है वो 1 के अलावा कोई अन्य संख्या हो। जैसे हम लिखते हैं 2 और यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया, यानी 2 गुणे 3 का घनमूल। तो यहाँ पर 2 गुणे 3 का घनमूल हम ले रहे हैं। तो ये जो परिमेय, इसका जो गुणनखंड हो रहा है वो परिमेय संख्या में 2 मिल रहा है, यानी कि 1 के अलावा यदि कोई भी संख्या यहाँ पर होती है तो उसे हम मिश्र करणी कहेंगे। इसके उदाहरण और भी हो सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इस तरीके से ये सभी क्या है, मिश्र करणियां हैं। बच्चों, तीसरे टाइप की जो करणी होगी वो होगी सजातीय या समरूप करणी। सजातीय या समरूप करणी। बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि किसी भी करणी में 2 भाग होते हैं, एक परिमेय भाग होता है और एक
अपरिमेय भाग होता है। जैसे कि हमने लिखा 2 गुणे करणी में 5, तो इसमें परिमेय क्या है, परिमेय जो है वो 2 है और अपरिमेय क्या है, वो है करणी में 5। तो ऐसी संख्याएं जिनमें अपरिमेय भाग समान हो वे सजातीय या समरूप करणियां कहलाती हैं। जैसे यदि हम लिखते हैं 2 × √5 तथा 5 × √5, तो यहाँ आप देख रहे हैं अपरिमेय भाग दोनों के समान हैं, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, समरूप करणी या सजातीय करणी कह सकते हैं। इसके अन्य उदाहरण इस प्रकार से हो सकते हैं, यदि हम किसी संख्या का घनमूल ले रहे हैं और यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं परिमेय भाग, और इसके संगत दूसरी संख्या हम ले रहे हैं 5 × √5, तो यहाँ पर ये दोनों संख्याएं क्या हैं, समरूप करणी या सजातीय करणी के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद बच्चों जो चौथा प्रकार आता है वो आता है संयुग्मी करणी। संयुग्मी करणी के अंतर्गत ऐसी संख्याएं आती हैं जिनमें हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या फिर अंतर करते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या हमने 2 ले लिया और एक करणी में 3 ले लिया, इनको हम जोड़ रहे हैं, तो ये एक हमारी संख्या हो गई 2 प्लस करणी में 3। अब इसकी जो संयुग्मी करणी होगी वो संख्याएं तो यही रहेंगी, बीच का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इस तरीके से 2 प्लस करणी में 3 का जो संयुग्मी करणी हुई वो 2 माइनस करणी में 3 हो जाएगा। इसको हम जनरल रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस √b का जो संयुग्मी होगा वो a माइनस √b हो जाएगा। आइए बच्चों, आप जानते हैं कि करणी संख्याओं का हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम ये जान लें कि जो करणी में जोड़, घटाना, गुणा और भाग होता है वो समरूप या सजातीय करणियों में ही होता है। जैसा कि आपको बताया गया, सजातीय करणियाँ वे होती हैं जिनके अपरिमेय भाग जो होते हैं वो समान होते हैं। तो यहाँ पर यदि हमें जोड़ करना हो, हमने उदाहरण के रूप में कुछ संख्या हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 2 √3 प्लस 3 √3 प्लस 5 √3, ये हमारी 3 संख्याएं हैं जो समरूप हैं, 3 करणियाँ हैं जो समरूप हैं क्योंकि इनके अपरिमेय भाग जो हैं वो समान हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से इनको जोड़ सकते हैं। करणी में 3 हमने उभयनिष्ठ कर लिया और यहाँ पर 2 प्लस 3 और प्लस 5 को एक साथ ले लेंगे, तो 2 प्लस 3 प्लस 5, तो हमें क्या मिला, इनको हम जोड़ लेते हैं, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो 10 और गुणे करणी में क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से जो समरूप करणियाँ होंगी उनका जोड़ आप आसानी से कर सकते हैं। यदि हमें घटाव करना हो तो घटाव के लिए हम कुछ ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 5 घनमूल, यहाँ 6 ले लेते हैं, और इसके बाद दूसरी संख्या ले लेते हैं 3 और घनमूल 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपरिमेय भाग दोनों का बराबर है, तो ये आराम से घट जाएंगी। हम इस अपरिमेय को हम उभयनिष्ठ जो है उसे अलग कर लेंगे और जो संख्याएं बच रही हैं 5 - 3 उनको एक साथ कर लेंगे। तो 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर इस तरीके से हम अपरिमेय भाग का गुणा इसमें कर लेंगे, तो 2 × √6। इस तरीके से करणी का जोड़ और घटाना हो जाएगा। यदि करणियों का गुणा करना हुआ तो ये भी समरूप करणियों में हो पाएगा। जैसे हमारे पास 2 गुणे करणी में 5 है और गुणा हम कर रहे हैं 3 गुणे करणी में 5 से, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या हैं, ये सजातीय करणियाँ हैं, अपरिमेय भाग समान है। तो हम पहले संख्याओं का गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 3 6, इसके बाद 5 गुणे 5 जब करेंगे तो करणी में जो 5 आएगा इसका वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 गुणे करणी में 5 को हम 5 घाते 1/2 लिखते हैं और वर्ग को हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये घात आपस में सरल होने के बाद 6 गुणे 5 घाते 1 यानी 5 आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 6 गुणे 5 यानी कि 30।
तो इस तरीके से अन्य संख्याओं का भी गुणा इसी विधि के द्वारा आप कर सकते हैं जो समरूप करणियाँ होंगी। अब यदि हम भाग की बात करें तो भाग के लिए भी हमें समरूप करणियों की जरूरत होगी। समरूप करणियों में हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारे पास 8 घनमूल 5 है और यहाँ हम इसे भाग कर रहे हैं 2 घनमूल 5 से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसे हम 8 गुणे 5 का घनमूल और बटे 2 गुणे 5 का घनमूल इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो संख्या है ये तो समान है, इसे हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं और 8 का भाग 2 में देंगे तो 2 चौके 8, 4 हमें मिल जाएगा। इस तरीके से अन्य करणियों को भी आप आसानी से भाग कर पाएंगे। बच्चों, करणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं हमारे पास जो कि प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होंगे। आइए इन्हें भी हम जान लें। जैसे कि यदि हमारे पास इस तरह का प्रश्न आता है, एक ही संख्या को बार बार करणी के अंदर लिख करके ये जो है जोड़ा जा रहा है और ये जोड़ कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो इस तरह का जो प्रश्न आएगा इसका जो उत्तर होता है वो 1 प्लस करणी में 1 प्लस 4a बटे 2 के बराबर आता है। और यदि यही यहाँ पर माइनस हम ले लें, ए यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, अगर हम माइनस ले लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से हमने माइनस ले लिया, करणी में ए माइनस करणी में ए माइनस करणी में ए माइनस करणी में ए, ये सबसे बड़ी करणी के अंदर हैं सभी। तो इसका मान जो होगा यही होगा, केवल अंतर क्या होगा, यहाँ -1 आप कर देंगे, बाकी आपका 1 प्लस 4a वैसे ही रहेगा और बटे में क्या हो जाएगा 2। तो बस ये अंतर है। इसके अलावा यदि हमें इस तरह की संख्या दी जाती है और इसमें इसी संख्या से बार बार गुणा किया जाता है, करणी के अंदर करणी, और आपस में इनका गुणा हो रहा है और ये गुणनफल कहाँ तक हो रहा है, अनंत तक हो रहा है, तो इसका मान जो है उसी संख्या के बराबर हो जाता है जिस संख्या का दोहराव या जिस संख्या का बार बार गुणा किया जा रहा है। इसके अलावा एक और सूत्र है, यदि इस संख्या का गुणा हम a गुणे a गुणे a, ये जो है हम n पदों तक कर रहे हैं, यदि पदों की संख्या दी गई है n पदों तक कर रहे हैं, तो इसका जो मान आता है वो आता है, वह है a टू द पावर 2 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू पावर n, यानी इसके बराबर इसका मान आ सकता है। यहाँ पर a जो है कोई भी परिमेय संख्या ली जा सकती है। बच्चों, आइए अब हम बात करते हैं कि किसी भी करणी का सरलतम रूप क्या हो सकता है। तो करणी का सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए करणी में दी गई संख्या को हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद जितने मूल की संख्या होती है उसका मूल ज्ञात करने के बाद जो अपरिमेय भाग बचता है वो साथ में हम गुणा कर लेते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। जैसे हमारे पास एक संख्या दी गई है 1250 और ये 4th रूट में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करने के लिए सबसे पहले हम 1250 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम 2 से विभाजित करेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा 625 और यह संख्या 5 से विभाजित होने वाली है। तो अब हम 5 से विभाजित करते हैं तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 125। पुनः हम 5 से विभाजित करेंगे तो ये हमें 25 प्राप्त होगा। पुनः 5 से विभाजित करने पर 5 प्राप्त होगा और एक बार और 5 से विभाजित करेंगे तो यह पूर्णतः विभाजित हो गया। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि यह चतुर्थ मूल हमें ज्ञात करना है, तो हमें 4-4 के जोड़े बनाने पड़ेंगे और यहाँ 5 का एक चतुर्थ जोड़ा प्राप्त हो रहा है, यानी 4 बार 5 की संख्याओं का एक पेयर हमें प्राप्त हो जा रहा है और यह संख्या जो है शेष रह जा रही है जिसका जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इस संख्या को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 का मूल तो हमें प्राप्त हो गया, 5 को हमने बाहर कर लिया और जो बच गई संख्या वो करणी के अंदर और चतुर्थ मूल के साथ उसे हम लिख लेंगे। तो इस प्रकार से किसी संख्या को हम सरलतम रूप में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके कर सकते हैं।
बच्चों कुछ संख्याएं ऐसी आती हैं जो अंश और हर के रूप में दी जाती हैं और हर में अपरिमेय भाग होता है, तो उसे हम परिमेयीकरण करके सरलतम रूप में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे संख्या में दी गई है 2/3, तो यह इसका सरलतम रूप नहीं है, तो यहाँ से हम करड़ी हटाने के लिए अंश और हर में इसी संख्या से गुणा कर लेंगे। तो जब हम अंश और हर में गुणा करते हैं तो अंश में आ जाएगा 2 गुणे करड़ी में 3 और नीचे करड़ी में 3 का जो वर्ग होगा वो इस वर्गमूल से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपको 2/3 और यहाँ करड़ी में 3 प्राप्त हो जाएगा, यानी 2 करड़ी में 3/3। तो ये दूसरी विधि हो गई सरलतम रूप प्राप्त करने के लिए। कुछ संख्याएं संयुग्मी के रूप में होते हैं, जैसे करड़ी में 5 प्लस 1 बट्टे करड़ी में 5 माइनस 1, ये संख्या हमें दे दी गई है और इसे सरलतम रूप में करना है तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण करेंगे। और परिमेयीकरण करने के लिए हमें हर का जो है संयुग्मी ज्ञात करना होगा। तो √5 - 1 का संयुग्मी जो होगा, संयुग्मी ये होगा करड़ी में 5 प्लस 1। तो हमें करड़ी में 5 प्लस 1 से अंश और हर में गुणा करना होगा। तो करड़ी में 5 प्लस 1 से अंश में भी गुणा करेंगे और करड़ी में 5 प्लस 1 से हर में भी आप गुणा कर लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं वही संख्या यहाँ पर आ गई जो पहले से थी। तो ये 5 प्लस 1 करड़ी में 5 प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ आपको मिल रहा है करड़ी में 5 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। ये आपको जो आपने सरसंख्या पढ़ी थी a + b गुणे a - b, उसके आधार पर इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको अब हम ओपन कर लेंगे, कोष्ठक खोलेंगे a + b का वर्ग से। तो करड़ी में 5 का वर्ग 5 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 प्लस 2 गुणे करड़ी में 5 गुणे 1 यानी 2 गुणे करड़ी में 5 हो गया। और हर में क्या आ जाएगा, करड़ी में 5 का वर्ग 5 और 1 का वर्ग 1। अब इसे आप और सरल कर लेंगे तो 5 प्लस 1 क्या हो गया, 6 हो गया, प्लस 2 करड़ी में 5 और बटे 5 माइनस 1 हो जाएगा 4। यहाँ से आप दोनों पदों से 2 को उभयनिष्ठ कर सकते हैं। यहाँ आपको 3 मिलेगा प्लस करड़ी में 5 और हर में क्या मिल जाएगा 4। इसे आप और सरल कर लें, ये कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ आपको क्या प्राप्त हुआ, 1/2 गुणे 3 प्लस करड़ी में 5। तो ये जो है इसका सरलतम रूप हो गया। इस प्रकार से अन्य संख्याओं को भी आप आसानी से सरलतम रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा अंक था घातांक और करड़ी पर आधारित था। आशा है कि आपको बताए गए सभी कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें, सारे सूत्र समझ में आए होंगे। तो बच्चों आप इनका अभ्यास जरूर करेंगे। धन्यवाद।